तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है लेंस मेकर्स सूत्र। तो आइए सबसे पहले पता करते हैं कि ये लेंस मेकर्स सूत्र होता क्या है। लेंस मेकर्स सूत्र एक लेंस की फोकस दूरी, उसके पदार्थ के अपवर्तनांक और इसकी जो दो सतहें होती है उनकी वक्रता त्रिज्याओं के बीच का एक गणितीय संबंध होता है। यानी कि ये लेंस की फोकस दूरी, लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक और दोनों सतहों की वक्रता त्रिज्याओं, इन सब के बीच का एक गणितीय संबंध होता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि ये काम क्या आता है। तो देखिए, लेंस मेकर्स सूत्र जैसे इसका नाम ही बता रहा है, इसका प्रयोग लेंस निर्माताओं द्वारा किया जाता है। जब हम लेंस निर्माता के पास जाते हैं कि हमें एफ फोकस दूरी का लेंस चाहिए, तो वो हमसे पूछता है कि आपको जो कांच लगवाना है उसका अपवर्तनांक आपको क्या चाहिए। उस हिसाब से ही वक्रता त्रिज्याओं का निर्धारण होता है और तब जाकर के हमें एफ फोकस दूरी का एक लेंस मिलता है। तो लेंस बनाने वाले ही इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो लेंस मेकर्स सूत्र का डेरिवेशन करने के लिए मैं एक उत्तल लेंस का उदाहरण ले रहा हूं। तो आप यहां स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने एक उत्तल लेंस लिया हुआ है। उत्तल लेंस जिस कांच से बना है उसका अपवर्तनांक है NL और ये लेंस जिस माध्यम में रखा है उस माध्यम का अपवर्तनांक है NM यानी कि मीडियम। और यहाँ पे L का मतलब है लेंस। लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक NL और माध्यम का अपवर्तनांक NM। ये है हमारे लेंस का मुख्य अक्ष और मुख्य अक्ष पर एक बिंब हमने यहाँ रखा हुआ है जिसे हमने नाम दिया है O। हमें इस बिंब का प्रतिबिंब बनाना है, तो आपको कम से कम 2 प्रकाश की किरणें तो लेनी ही होती हैं जो किसी बिंब से चल रही हों। उनसे देखते हैं प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो आपने एक प्रकाश की किरण तो वो लेनी होती है जो मुख्य अक्ष के समांतर जा रही होती है। ये बिना विचलित हुए बिल्कुल सीधी निकल जाती है, तो इसमें हम किसी प्रकार का कोई विचलन नहीं दिखाते। हम एक दूसरी किरण और लेते हैं जो तिर्यक रूप से कुछ इस तरह से लेंस पर आपतित होती है और लेंस में से गुजरने के पश्चात ये कुछ इस तरह से आगे की ओर बढ़ती है। और ये जो 2 किरणें हैं, एक वो जो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही थी और दूसरी कुछ इस तरह से अपवर्तित होकर के जो आ रही है, ये वास्तव में एक बिंदु I पर मिलती हैं। इसलिए हमारे बिंब O का ये जो प्रतिबिंब I बन रहा है, ये एक वास्तविक प्रतिबिंब है। मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये किरणें किस तरह से ये प्रतिबिंब I का निर्माण करती हैं। आगे हम इसे डिटेल में भी देखने वाले हैं। फिलहाल के लिए हमारा जो बिंब है O, उसकी लेंस से जो दूरी है उसे मैं U नाम दे देता हूँ और जो हमारा अंतिम प्रतिबिंब बना लेंस से उसकी दूरी यानी कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र से उसकी दूरी मैं V मान लेता हूँ। P1 यहाँ पर हमारा जो लेंस है उसका जो प्रथम पृष्ठ है यानी कि X P1 Y उसका ध्रुव है यानी कि बिल्कुल केंद्र बिंदु है। इसी प्रकार P2 जो है वो हमारे लेंस की जो दूसरी सतह है यानी X P2 Y उसका ध्रुव है। अब आइए हम ये पता करते हैं कि एक्चुअल में वास्तविकता में ये प्रतिबिंब I बनता कैसे है। असल में ये जो प्रकाश की किरण है जब लेंस में से गुजरती है तो असल में इसका 2 बार अपवर्तन होता है। पहला इस सतह पर X P1 Y पर और दूसरा X P2 Y पर। तो आइए देखते हैं प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है। प्रतिबिंब निर्माण को समझने के लिए एक बार ये मान लीजिए कि लेंस की जो ये दूसरी सतह थी यानी X P2 Y वो है ही नहीं, केवल ये पहली सतह ही है X P1 Y और उसके बाद आगे तक सब जगह कांच ही कांच है यानी कि लेंस का पदार्थ ही है बिल्कुल आगे की तरफ। तो यहाँ पर तो एक तरह से ये उत्तल गोलीय अपवर्तक पृष्ठ हुआ और हमने उत्तल गोलीय अपवर्तक पृष्ठ के बारे में पढ़ लिया है कि उसकी सतह पर अपवर्तन किस प्रकार से होता है। तो एक बार ये मान के चलिए कि हमारे पास एक उत्तल गोलीय अपवर्तक पृष्ठ है और ये रहा उसका मुख्य अक्ष। उसके मुख्य अक्ष पर एक बिंब O रखा हुआ है जो इसके ध्रुव P1 से U दूरी पर है। प्रतिबिंब निर्माण के लिए हमें फिर से 2 प्रकाश की किरणें लेनी होती है। एक किरण ये रही जो मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, जो बिना विचलित हुए बिल्कुल सीधी निकल जाएगी। दूसरी प्रकाश की किरण कुछ इस प्रकार से आ रही है। इस प्रकाश की किरण के लिए मुझे आपतन कोण अगर देखना है तो इस आपतन बिंदु पर मुझे एक अभिलंब बनाना पड़ेगा जो कि आप यहाँ देख सकते हैं इस डॉटेड लाइन को। एक्चुअल में हमने क्या किया, इस आपतन बिंदु को सीधा ही ये जो हमारा पृष्ठ था यानी X P1 Y, इस पृष्ठ के जो हमारा वक्रता केंद्र है, देखिए ये जो पृष्ठ है हमारा ये एक गोले का भाग है असल में,
उस गोले का केंद्र कहाँ होगा, यहाँ C1। इसे मैंने C1 नाम इसलिए दिया है क्योंकि ये जो हमारी सतह है X P1 Y, ये पहली सतह है जिस पे प्रकाश की किरण आपतित होती है, इसलिए इस सतह का जो वक्रता केंद्र होगा उसे मैंने नाम दिया है C1 यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो आपने करना क्या है, बस ये जो आपतन बिंदु है इसे डायरेक्टली किससे मिला दीजिए, C1 से मिला दीजिए। तो इस प्रकार से ये एक अभिलंब बन गया। अब हम जानते हैं जब कोई प्रकाश की किरण एक विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब की ओर झुकती है। तो ये प्रकाश की किरण बिल्कुल सीधी जाने की बजाय इस बिंदु पर आकर के जैसे ही विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी। देखिए ये अभिलंब है तो सीधी जाने की बजाय ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी और इस तरह से आगे बढ़ती हुई ये उस किरण से मिलेगी जो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही थी, जो बिना विचलित हुए आगे बढ़ रही थी। तो ये दो किरणें, एक किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है बिना विचलित हुए और दूसरी किरण जो कुछ इस तरह से आ रही है, ये दोनों किरणें बिंदु I1 पर मिलती हैं, इसलिए I1 हमारे बिंब O का एक वास्तविक प्रतिबिंब हुआ। तो इस तरह से ये तो हो गई U दूरी, ध्रुव से बिंब की दूरी, और ये दूरी हुई V1 यानी कि ध्रुव से हमारे प्रतिबिंब की दूरी। और हमारा जो पहला पृष्ठ है उसकी वक्रता त्रिज्या है R1। अब यहाँ पर ये हमारा आपतन कोण हुआ I1 और ये है अपवर्तन कोण R1। अपवर्तनांकों के बारे में हम पहले ही कह चुके, NM उस माध्यम का अपवर्तनांक है जिसमें हमारा ये उत्तल गोलीय अपवर्तक पृष्ठ रखा हुआ है, और NL हमारे कांच का अपवर्तनांक है, या यूं कह दीजिए लेंस का अपवर्तनांक है। अब हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण एक उत्तल या अवतल गोलीय अपवर्तक पृष्ठ पर आपतित होती है तो अपवर्तन का जो सूत्र रहता है वो है N मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टेड रे बटे V माइनस N मटेरियल ऑफ इंसिडेंट रे बटे U बराबर N मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टेड रे माइनस मटेरियल ऑफ इंसिडेंट रे भाग में R। इस फॉर्मूले को देख करके कंफ्यूज मत होइएगा, हो सकता है आपने इस तरह से याद कर रखा हो, N2 बटे V माइनस N1 बटा U बराबर N2 माइनस N1 बटे R। तो आपने करना क्या है, N2 उस माध्यम का अपवर्तनांक होता है जिसमें अपवर्तित किरण होती है, और N1 उस माध्यम का अपवर्तनांक होता है जिसमें आपतित किरण होती है, और R यहाँ आप देख सकते हैं ये हमारे गोलीय पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या होती है। V और U तो आप जानते ही हैं। तो आइए इस सूत्र को मैं लगाता हूँ जब हमारी प्रकाश की किरण विरल से यूं सघन माध्यम में जा रही होती है। तो यहाँ हमारा जो N मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टेड रे है, ये तो देखिए रिफ्रैक्टेड रे यानी कि अपवर्तित किरण किस में चल रही है, अपवर्तित किरण हमारी लेंस के अंदर चल रही है, यानी कि जो कि हमारा यहाँ पर गोलीय अपवर्तक पृष्ठ है, यानी कि NL लिया जाएगा। तो यहाँ N मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टेड रे का मान मैं लूँगा NL, और इसी तरह से हमारा जो N मटेरियल ऑफ इंसिडेंट रे है, यानी कि वो माध्यम जिसमें आपतित किरण थी, वो हमारा होगा NM। यहाँ पर भी देखिए सब जगह NM है, बाहर की ओर जो माध्यम है उसका अपवर्तनांक हमने लिया है NM। तो यहाँ पर मैं N मटेरियल ऑफ इंसिडेंट रे को लूँगा NM, बाकी U और V1 तो हम देख ही रहे हैं, और पहले वाला जो पृष्ठ है हमारा उत्तल गोलीय अपवर्तक पृष्ठ, उसकी वक्रता त्रिज्या को मैंने R1 बताया है। तो आइए ये सब मान पुट करते हैं और देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो मैं इस सूत्र का प्रयोग करते हुए लिख सकता हूँ NL भाग में V1 माइनस NM भाग में U बराबर NL माइनस NM भाग में R1। आइए इसे अपन समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं। मैं आपको फिर याद दिला दूं, NL उस माध्यम का अपवर्तनांक है जिसमें अपवर्तित किरण है। देखिए यहाँ जो आता है V के ऊपर, वो उस माध्यम का अपवर्तनांक होता है जिसमें अपवर्तित किरण होती है, इसलिए मैंने यहाँ NL लिया। और U के ऊपर जो आता है वो उस माध्यम का अपवर्तनांक होता है जिसमें आपतित किरण होती है। इस प्रकार से हमें ये समीकरण मिल गई। अब देखिए ये सूत्र तो हो गया, चलिए, लेकिन वास्तव में ये प्रकाश की किरण बिल्कुल इस तरह से सीधी सीधी चलती हुई I1 तक जा नहीं पाएगी, क्योंकि वास्तविकता में आगे ये पूरा का पूरा पदार्थ इस तरह से भरा हुआ नहीं है, ये तो हमने केवल माना है इस तरह से। असल में यहाँ दूसरी सतह भी है XP2Y।
तो ये प्रकाश की किरण, आइए थोड़ा इसे बड़ा करके देखते हैं डायग्राम को। तो ये जो प्रकाश की किरण है, अपवर्तित किरण, ये बिल्कुल ऐसे सीधी चलती चलती I1 पे पहुंच नहीं पाएगी, क्योंकि वास्तव में यहाँ दूसरी सतह भी है xp2y। तो होगा क्या, ये प्रकाश की किरण कुछ तो चलेगी लेंस के अंदर, लेकिन यहाँ आकर के अब ये जाएगी लेंस से यूँ बाहर, यानी कि बाहर वाले माध्यम में NM में। तो ये वास्तविकता में एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही होगी। तो आगे किरण किस तरह से व्यवहार करेगी, ये सब समझने के लिए अब हम ये मान लेते हैं कि ये जो बाउंड्री है, ये जो सीमा है, इसके बाद आगे लेंस नहीं है, बल्कि लेंस यहाँ फैला हुआ है, इस तरह से हमारा कांच यहाँ फैला हुआ है। आइए वो डायग्राम देखते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर दोनों डायग्राम ले लिए हैं। अभी तक तो हम ये डायग्राम देख चुके हैं। प्रकाश की किरण वो सीधी जा नहीं पाएगी, जैसे ये थोड़ी सी आगे चलेगी इस तरह से आगे दूसरी सतह आ जाएगी। तो दूसरी सतह में ये जा रही होगी सघन से विरल में। अब इस डायग्राम को हम हटा देते हैं। तो प्रकाश की किरण कुछ इस तरह से अब सघन माध्यम में चलती हुई और विरल की ओर जा रही है। अगर ये दूसरी सतह सामने ना आती तो सीधी सी बात है, इस प्रकाश की किरण को I1 तक ही जाना होता। लेकिन क्योंकि प्रकाश की किरण सच में ऐसे जा नहीं पाएगी, क्योंकि आगे ये सतह है, तो अब ये जा रही है सघन से विरल माध्यम में। हम जानते हैं जब कोई प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब से दूर हटती है। तो हमें सबसे पहले इस आपतन बिंदु पर एक अभिलंब बनाना होगा। अभिलंब कैसे बनाते हैं, आपने करना क्या होता है, आपतन बिंदु को उस सतह के वक्रता केंद्र से मिला देना होता है। अब देखिए, ये जो सतह है हमारी xp2y, ये जो सतह है, ये किस गोले का भाग रही होगी। अगर मैं यहाँ पर एक गोला बनाऊँ, यहाँ बन नहीं पाएगा पूरी स्क्रीन के ऊपर, थोड़ा ये डायग्राम को अपन छोटा कर देते हैं और फिर देखते हैं, ठीक है। ओके, अब देखिए, अब अगर मैं यहाँ गोला बनाऊँ तो ये जो हमारा बिंदु है C2, ये उस गोले का केंद्र होगा। इसलिए ये जो C2 है, इसे मैं वक्रता केंद्र बोल रहा हूँ हमारी सतह xp2y का। तो आपतन बिंदु को हम एक सीधी रेखा से C2 से मिला देते हैं। तो ये आपतन बिंदु पर और इस सतह के लिए एक अभिलंब हुआ, ठीक है। तो अब हमारी प्रकाश की किरण जा रही है सघन से विरल में, तो ये अभिलंब से दूर हटेगी। तो यूँ सीधी जाने की बजाय ये अभिलंब से दूर हट करके कुछ इस तरह से वास्तव में बिंदु I पर जाएगी। अब इस मुख्य अक्ष के अनुदिश एक प्रकाश की किरण तो हमारी आ ही रही थी और एक ये इस तरह से आई है। तो अंतिम प्रतिबिंब वास्तव में हमारा I बनेगा। अब इसके लिए ये जो प्रतिबिंब है, जो बनना चाहिए था, अगर ये सतह ना होती तो ये जो प्रतिबिंब है ये हमारा एक बिंब की तरह काम करेगा, एक आभासी बिंब की तरह। देखिए, वास्तव में यहाँ कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो हम इसे एक आभासी बिंब मानेंगे जिसका वास्तविक प्रतिबिंब यहाँ बन रहा होगा I। तो अब फिर से हमारी प्रकाश की किरण एक गोलीय अपवर्तक पृष्ठ से ही गुजर रही है, लेकिन जा रही है ये सघन से विरल में। तो प्रकाश की किरण चाहे सघन से विरल में जाए, चाहे विरल से सघन में जाए, हमारे गोलीय पृष्ठ के ऊपर जो अपवर्तन का सूत्र है वो एक ही रहता है। बस हमें ध्यान इस चीज का देना होता है कि प्रकाश की किरण जो है उसमें आपतित किरण किस माध्यम में चल रही है और अपवर्तित किरण किस माध्यम में चल रही है। तो आइए फिर से एक सूत्र लगाते हैं। इस बार हमारा जो बिंब रहेगा वो ये आभासी बिंब है I1। तो मैं ये जो U होगा सूत्र में उसे V1 लूंगा, और जो अंतिम प्रतिबिंब है वो है हमारा I, इसलिए V की जगह तो ये V ही आएगा। और इस सतह की जो वक्रता त्रिज्या है वो है हमारी R2। तो आइए गोलीय पृष्ठ के लिए फिर से इसी सूत्र का प्रयोग करते हैं। अब की बार हमारा जो N मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टेड रे है, यानी कि उस माध्यम का अपवर्तनांक जिसमें अपवर्तित किरण है। देखिए, ये अब की बार हमारी अपवर्तित किरण है और ये थी आपतित किरण। तो अपवर्तित किरण इस बार हमारी विरल माध्यम में है जिसका अपवर्तनांक मैंने NM लिखा है। तो यहाँ मैं ये कह सकता हूँ कि हमारा जो N यानी कि मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टेड रे है, ये चीज़ हमारी, ये है हमारा NM, और N मटेरियल ऑफ इंसिडेंट रे यानी उस माध्यम का अपवर्तनांक जिसमें आपतित किरण है वो है NL। तो मैं लिखूँगा N मटेरियल ऑफ इंसिडेंट रे, ये है NL, इस प्रकार से। तो आइए ये सूत्र पूरा अप्लाई करते हैं, पूरा लगाते हैं। तो मैं लिखूँगा NM भाग में V माइनस NL भाग में V1 बराबर NM माइनस NL बटे में R2, और इससे अपन नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 2। मैं फिर से आपको बता दूं,
यहाँ पर ये जो I1 है ये हमारा आभासी बिंब है, इसलिए V1 को हम U की जगह रखेंगे यहाँ पर, और हमारा जो I है ये अंतिम प्रतिबिंब है, इसलिए V की जगह तो V ही लिखा गया है यहाँ पर। दूसरी सतह की वक्रता त्रिज्या हमने R2 दिखाई थी, तो वो ये रही। अब हमें करना क्या है, अब हमारे पास दो समीकरणें आ चुकी हैं, एक तो ये समीकरण नंबर 2 और दूसरी समीकरण नंबर 1। इसके बाद आपने बस इन दोनों समीकरणों को जोड़ना है। तो आइए इनको जोड़ करके देखते हैं कि क्या मिलता है। जोड़ते समय देखिए समीकरण नंबर 2 में जो ये राशि है ये सेम राशि हमारी समीकरण नंबर 1 में भी है, लेकिन ये ऋणात्मक है और ये धनात्मक, तो ये तो दोनों एक दूसरे से कट जाएंगी, बाकी बचती हैं ये दोनों राशियाँ। तो मैं लिख सकता हूँ NM भाग में V माइनस NM भाग में U बराबर, दाईं ओर इन दोनों को भी जोड़ देते हैं, तो हम लिखेंगे NL माइनस NM भाग में R1 प्लस NM माइनस NL भाग में R2। बाईं ओर दोनों जगह अंश NM है, तो इसे अपन कॉमा ले लेते हैं। NM अंदर रह गया 1/V माइनस 1/U बराबर, दाईं ओर यहाँ पे अंश है NL माइनस NM और यहाँ है NM माइनस NL। एक काम करते हैं, यहाँ से माइनस का चिन्ह कॉमा ले लेते हैं, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ये राशि ऋणात्मक और ये धनात्मक। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि NL माइनस NM दोनों में अंश बन जाए, तो बीच में आ गया माइनस का साइन, यहाँ बना NL माइनस NM भाग में R2। अब दाईं ओर भी NL माइनस NM कॉमन आ जाएगा, तो हमें मिलेगा NL माइनस NM, ये तो आ गया कॉमन, अंदर रह गया 1/R1 माइनस 1/R2, और बाईं ओर हमारे पास था NM इंटू 1/V माइनस 1/U। अब एक काम करिए, ये जो NM है इसे यहाँ भाग में ले आइए, तो मैं लिख सकता हूँ 1/V माइनस 1/U बराबर NL माइनस NM भाग में NM, और साथ में 1/R1 माइनस 1/R2। अब एक काम और करिए, NL के भाग में NM को लिख दीजिए, फिर माइनस NM के भाग में NM को, तो बाईं ओर तो वही राशि है हमारी 1/V माइनस 1/U बराबर NL भाग में NM माइनस 1, क्योंकि जब आप NM को NM से भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा, साथ में ब्रैकेट में है 1/R1 माइनस 1/R2। अब इसके बाद देखिए NL भाग में NM, इसे अपन लिख सकते हैं NLM, यानी कि लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक माध्यम के सापेक्ष। तो हमें मिलेगा 1/V माइनस 1/U बराबर NLM माइनस 1 ब्रैकेट में 1/R1 माइनस 1/R2। आप इस अपवर्तनांक को NLM भी लिख सकते हैं या सिंपल शब्दों में N भी लिख सकते हैं, लेकिन N का मतलब होगा कि लेंस का अपवर्तनांक माध्यम के सापेक्ष या लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक माध्यम के सापेक्ष। अब जरा इस समीकरण में बाईं ओर ध्यान दीजिए, यदि यहाँ पर मैं ये कह दूँ कि जो बिंब है वो लेंस से अनंत दूरी पर रखा है, तो हम जानते हैं कि आगे लेंस चाहे उत्तल हो या अवतल, लेकिन अगर प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हों यानी अनंत से आ रही हों, तो प्रतिबिंब हमेशा फोकस पे बनता है, तो V बराबर होगा F के। तो जैसे ही यहाँ U का मान मैं अनंत रखता हूँ, V का मान हो जाता है F। या आप ये भी कह सकते हो कि लेंस सूत्र जो होता है उससे हम जानते हैं 1/V माइनस 1/U बराबर 1/F होता है, चाहे तो ऐसे बोल दीजिए या ये लिख दीजिए। तो हमें मिलता है बाईं ओर 1/F बराबर NLM माइनस 1 और साथ में 1/R1 माइनस 1/R2। तो ये हमारा लेंस निर्माता सूत्र का डेरिवेशन हो गया। मैं आपको फिर बता दूं, ये जो NLM है ये लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक है माध्यम के सापेक्ष। आप इसे सिंपली N लिख करके भी याद रख सकते हैं। तो ये रहा वो गणितीय संबंध जो लेंस की फोकस दूरी, लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक और लेंस के दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याओं के बीच का एक संबंध है। इसे ही हम लेंस निर्माता सूत्र कहते हैं। अब आइए इस लेंस निर्माता सूत्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें नोट करते हैं। तो पहला नोट मैं ले रहा हूं, इसमें हम कहेंगे उत्तल लेंस के लिए R1 धनात्मक और R2 ऋणात्मक होता है। अब ऐसा क्यों, आइए हम एक छोटा सा उत्तल लेंस बना करके देखते हैं। तो
ये रही हमारे उत्तल लेंस की पहली सतह और ये दूसरी सतह है। देखिए इस लेंस के अंदर, इसे यहाँ रख लेते हैं अपन, इस लेंस की दो सतहें हैं। एक ये पहली सतह है जो एक गोले का भाग है, दूसरी सतह भी एक गोले का ही भाग है। अगर मैं पहली सतह की वक्रता त्रिज्या निकालना चाहूँ तो मुझे इस तरफ मापन करना होगा। अब देखिए ये हमारा मुख्य अक्ष, यहाँ पे बिंब को हम हमेशा बाईं ओर रखते हैं तो प्रकाश की किरणें हमेशा इस तरह से बाएं से यूं दाईं ओर जाती हैं, ठीक है जी। और हमने चिन्ह परिपाटी में पढ़ा है कि वे दूरियां जो प्रकाश की आपतित किरणों की दिशा में नापी जाती हैं वे धनात्मक ली जाती हैं, और वे दूरियां जो आपतित किरणों की विपरीत दिशा में नापी जाती हैं उन्हें हम नेगेटिव लेते हैं, यानी ऋणात्मक लेते हैं। तो अगर मुझे R1 का मापन करना है तो मुझे दाईं ओर जाना पड़ेगा, यानी आपतित किरणों की दिशा में। तो मैं R1 को तो लूंगा धनात्मक, लेकिन जब मैं नापूंगा R2 को तो मुझे इस तरफ चलना पड़ेगा, तो R2 को हम लेंगे ऋणात्मक। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक बार हम लेंस मेकर सूत्र फिर से देखते हैं जो हमने अभी अभी डिराइव किया था। तो हमें लेंस निर्माता सूत्र या लेंस मेकर फॉर्मूला मिला था कि 1/f बराबर होता है n(Lm-1) ब्रैकेट में 1/R1 माइनस 1/R2। अब देखिए R1 हमारा धनात्मक है और R2 ऋणात्मक। अगर मैं यहाँ R2 को ऋणात्मक लिख दूँ नेगेटिव साइन के साथ, तो यहाँ एक माइनस का चिन्ह अगर आ गया तो माइनस माइनस ये तो प्लस हो जाएगा। तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पर, यहाँ से ये गया ऋणात्मक चिन्ह और मैं यहाँ लिख सकता हूँ प्लस। तो इस तरह से हमारे उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो आएगी वो कैसी आएगी, पॉजिटिव, धनात्मक। तो निष्कर्ष के तौर पर मैं लिख सकता हूं उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। नोट नंबर 2, अवतल लेंस के लिए R1 ऋणात्मक और R2 धनात्मक होता है। आइए एक रफ स्केच बनाते हैं अपन अवतल लेंस का। ये पहली सतह है, ये दूसरी सतह है, ये बन गया हमारा एक अवतल लेंस। ये रहा इसका मुख्य अक्ष, ठीक है जी। तो बिंब को हम हमेशा सदैव यहाँ बाईं ओर ही रखते हैं, इस तरफ। तो प्रकाश की किरणें इस तरह से जा रही होती हैं, ठीक है जी, अंदर से निकलती हुई, गुजरती हुई। अगर मुझे ये जो मेरी सतह है इसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात करनी है तो मुझे मापन इस तरफ करना पड़ेगा, लेकिन प्रकाश की किरणें तो उस तरफ जा रही हैं, आपतित किरणें। तो R1 जो आएगा इस तरफ वो आएगा ऋणात्मक, लेकिन जो दूसरी सतह है उसकी जब मैं वक्रता त्रिज्या नापूंगा तो उस तरफ नापूंगा और आपतित किरणें भी उधर ही जा रही हैं। तो R2 हमारा जो आएगा दूसरी सतह की वक्रता त्रिज्या वो होगी धनात्मक। अब देखिए लेंस मेकर सूत्र फिर से देखते हैं। तो अगर इस लेंस निर्माता सूत्र में मैं R1 को रख दूं ऋणात्मक और R2 को धनात्मक, तो देखते हैं हमें क्या मिलता है। मैं लिख सकता हूं, देखिए यहां से मैं लिख सकता हूं 1/f बराबर n(Lm-1) आगे R1 हमें ऋणात्मक रखना है तो 1/R1 नेगेटिव और R2 को धनात्मक, तो बीच का चिन्ह नहीं बदलेगा। अब यहाँ दोनों तरफ से माइनस का चिन्ह कॉमन आएगा, ये बाहर आ जाएगा। तो यहाँ से माइनस जब कॉमन लेंगे तो उसे मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो आइए इसमें अपन इस माइनस के चिन्ह को मिटा देते हैं, इसे मिटा देते हैं। यहाँ अंदर बच गया प्लस और वो माइनस का चिन्ह जो था वो यहाँ बाहर आ गया। तो ये सूत्र मिला हमें। इस सूत्र में आप देख सकते हैं एक अवतल लेंस जो होता है उसकी जो फोकस दूरी यहाँ से आएगी वो ऋणात्मक आएगी। तो मैं लिख सकता हूँ कि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तीसरा नोट ध्यान से देखिएगा, किसी द्रव में डूबा हुआ लेंस। इसमें भी 3 केस बन सकते हैं। तो मैं पहला केस ले रहा हूं, यदि एक लेंस को द्रव में डुबोया जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से कम होता हो, यानी लेंस एक विरल माध्यम में ही रखा हुआ है लेकिन वायु नहीं है, वायु से थोड़ा सा सघन है। तो इस माध्यम में रखने से पहले लेंस हमारा वायु में पड़ा था। अगर मैं लेंस की फोकस दूरी का सूत्र लिखना चाहूँ तब जब हमारा लेंस वायु में था तो मैं लिख सकता हूँ 1/f, लेकिन कहाँ, एयर में, वायु में, बराबर n लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष। मैं यहाँ पर लिखने का तरीका थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। अभी अभी तो हम लिख रहे थे NLM। L का मतलब होता है लेंस और M मतलब मीडियम, माध्यम। तो लेंस मान लीजिए कांच का बना है तो NLM में जो L है वो तो बन गया G यानी ग्लास यानी कांच, और M माध्यम। मैं कह रहा हूं कि फिलहाल हमारा कांच मान लो वायु में है तो माध्यम क्या हो गया, एयर। तो तब अगर मैं लेंस की फोकस दूरी लिखना चाहूं यानी FA वायु में फोकस दूरी, तो उसका सूत्र बनेगा कुछ इस तरह से और साथ में
1/r1 माइनस 1/r2। अब मान लीजिए उस लेंस को हमने उस द्रव में डुबो दिया जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से कम है। तो अब लेंस की फोकस दूरी अगर बदल चुकी है तो मैं उसे लिख सकता हूं 1/f(l). L का मतलब लिक्विड में, उस द्रव में उसकी फोकस दूरी। तो अपवर्तनांक बदल जाएगा, अब आएगा कांच का अपवर्तनांक उस द्रव के सापेक्ष -1, साथ में 1/r1 माइनस 1/r2। यहाँ वक्रता त्रिज्याओं पे कोई असर नहीं पड़ेगा, तो ये दोनों राशियाँ तो बिल्कुल सेम आएंगी, एक जैसी आएंगी। देखिए यहाँ पर NgL जो है वो कांच का अपवर्तनांक है उस द्रव के सापेक्ष जिसमें हमने अभी अभी लेंस को रखा है। अब एक काम करिए, ये जो दो समीकरण हैं इसमें से इससे भाग कर दीजिए। 1/fa को 1/fl से भाग कर देते हैं तो अपने को मिलेगा क्या, देखिए। तो भाग करने के बाद हमें ये राशि प्राप्त होगी। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसकी मदद से आप कुछ न्यूमेरिकल्स को बड़े शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं। यहाँ तक तो हमें ये राशि मिल गई। यहाँ FL है उस द्रव में लेंस की फोकस दूरी और FA है वायु में लेंस की फोकस दूरी, जो इसके बराबर आ रहा है। ये जो भाग में राशि है इसके बारे में मैं लिख देता हूँ आपको। यहाँ ये जो NGL है इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, NG भाग में NL। यहाँ Ng जो है ये कांच का अपवर्तनांक है, ग्लास का, और NL जो है ये लिक्विड का यानी उस द्रव का अपवर्तनांक है। ये देखिए निरपेक्ष अपवर्तनांक है। Ng और NL ये निरपेक्ष अपवर्तनांक है और ये NGL ये सापेक्ष अपवर्तनांक है कांच का द्रव के सापेक्ष, और ये है कांच का निर्वात के सापेक्ष, ये है द्रव का निर्वात के सापेक्ष। चलिए हम हमारे टॉपिक पे आते हैं। हमने अभी भी कहा कि लेंस को हमने एक ऐसे द्रव में डुबोया है जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से थोड़ा कम है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो राशि है हमारी NGL है इसका मान 1 से ज़्यादा होगा। तो मैं कह सकता हूँ ये ग्रेटर देन 1 है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हमारी हेडिंग खुद ही कह रही है कि जो हमारा द्रव है उसका अपवर्तनांक कम है, किससे, लेंस के अपवर्तनांक से यानी कांच से। तो Ng का मान ज़्यादा हुआ, NL का मान कम हुआ। तो ऊपर वाली राशि ज़्यादा है, नीचे वाली कम, तो भाग करके 1 से बड़ी राशि आएगी। तो ये चीज़ जो हमारी है ये 1 से बड़ी है। अब इधर आ जाते हैं। आपने कहा कि ये राशि जो है ये 1 से बड़ी है, तो ये राशि तो यहाँ पर भी है। अगर ये राशि 1 से बड़ी हुई तो इसमें से जब हम 1 घटाएंगे तो ये जो हर बचेगा ये धनात्मक बचेगा। तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो राशि है ये है धनात्मक। ठीक है जी। अब जरा ऊपर आ जाते हैं, यहाँ पर इन दोनों की भी तुलना करते हैं, ये चीज़ और ये चीज़। आइए मैं इनको अलग से लिखता हूँ। इधर देखिए जरा, ये राशि, इसको इधर देखिए, इसे मैं कह सकता हूँ NGA। NGA बराबर होगा Ng भाग में Na। वैसे वायु का अपवर्तनांक तो एक ही होता है, तो मुझे मिला Ng/1 बराबर Ng। तो अब जरा देखिए इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, ये चीज़ और ये चीज़। ये तो है Ng और ये है NGL। NGL निकालने के लिए आप Ng को NL से भाग कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है NGL का मान जो आएगा वो Ng से तो छोटा ही आएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि NGA का मान जो है वो NGL से ज़्यादा है। अब फिर से देखिए, भाग वाली राशि ये जो हमारा हर था ये था धनात्मक, साथ में NGA का मान NGL से ज़्यादा है। तो ये जो पूरा अनुपात है हमारा, इस पूरे अनुपात का जो मान है वो 1 से ज़्यादा हुआ। तो मैं ये कह सकता हूँ कि हमारा जो FL भाग में FA है इसका मान है 1 से ज़्यादा। या फिर मैं ये भी कह सकता हूँ कि FL जो है वो बड़ा है, किससे, FA से। ये हमारा एक निष्कर्ष आया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने किसी लेंस को एक ऐसे माध्यम में डाल दिया जिसका अपवर्तनांक थोड़ा कम है, किससे, लेंस से। लेंस के माध्यम का अपवर्तनांक थोड़ा ज़्यादा है, लेंस के पदार्थ का, और बाहर वाले माध्यम का अपवर्तनांक थोड़ा कम है। तो ऐसा होने से हमारे लेंस की फोकस दूरी द्रव में FL वो वायु के सापेक्ष बढ़ जाएगी, लेकिन उसकी प्रकृति नहीं बदलेगी। लेंस अगर वायु में उत्तल था तो द्रव में भी उत्तल ही रहेगा, और अगर लेंस वायु में अवतल था तो द्रव में भी अवतल ही रहेगा। बस होगा ये कि उसकी फोकस दूरी बढ़ जाएगी,
लेकिन उसकी प्रकृति नहीं बदलेगी। तो निष्कर्ष के तौर पर मैं कह सकता हूं कि यदि आप एक लेंस को एक ऐसे द्रव में डुबोते हैं जिसका अपवर्तनांक कम है लेंस के पदार्थ से, तो लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है लेकिन इसकी प्रकृति नहीं बदलती, ये वैसा ही रहता है। ये तो था लेंस को द्रव में डुबोने का पहला केस। आइए दूसरा केस देखते हैं, बी। दूसरा केस, यदि एक लेंस को द्रव में डुबोया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक के बराबर है, तब क्या होगा। देखिए, मैं फिर से उन दोनों समीकरणों को ले आया। ये है लेंस की फोकस दूरी वायु में और ये है द्रव में। अब की बार जो हमारा द्रव है उसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर है। तो ये राशि देखिए NGL, मैं लिखूंगा NGL। NGL बराबर होता है NG भाग में NL। लेकिन आपने तो कह दिया कि द्रव का अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक यानी कांच के बराबर ही है, तो दोनों राशियां बराबर हुई। फिर तो भाग करके हमें प्राप्त होगा 1। तो अगर ये भाग वाली राशि ये चीज 1 हो गई, तो हमने अभी अभी जब इन दोनों समीकरणों को भाग किया था तो हमें क्या मिला था, इन्हें भाग करके हमें ये राशि प्राप्त हुई थी। इसमें देखिए ये जो चीज है ये तो आ गई 1 के बराबर। यहाँ देखा आपने, अगर ये राशि 1 के बराबर हो गई तो 1 में से 1 गया तो यहाँ तो बचा 0। अब किसी चीज को 0 से भाग करें तो आता है अनंत, तो हमें मिला FL बटा FA बराबर अनंत। तो यहाँ से मुझे मिलता है FL भाग में FA बराबर अनंत। इसका सीधा सीधा अर्थ यही हुआ कि FL का मान जो है वो आया अनंत। FL अनंत का मतलब है जैसे ही लेंस को हम उस द्रव में डालेंगे तो लेंस की जो फोकस दूरी है वो अनंत हो जाएगी। अब इसके क्या मायने हुए, इसको ऐसे समझते हैं। तो ये मान लीजिए वो माध्यम है और इसमें हमने मान लीजिए एक बार कोई उत्तल लेंस रख दिया, ये हो गया मान लीजिए उत्तल लेंस। अब मान लीजिए ये जो हमारा जो माध्यम है बाहर का, ये जो माध्यम है हमारा, आइए यहाँ पे थोड़ा कलर कर देते हैं अपन, ये सेम हो, कोई बात नहीं। ये जो माध्यम है इसका जो अपवर्तनांक है और हमारा जो लेंस है इसका जो अपवर्तनांक है, ये दोनों सेम हो गए। अगर सेम हो गए तो होगा क्या, प्रकाश की अगर कोई किरण आएगी इस तरह से चलती हुई तो उसे लगेगा ही नहीं कि वो लेंस में से गुजर रही है, वो बिल्कुल सीधी ही गुजर जाएगी, निकल जाएगी, बिल्कुल विचलित नहीं होगी। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर अपवर्तनांक सेम हो गए तो जब प्रकाश की किरण इस तरह से चलती हुई माध्यम से चलती हुई जैसे लेंस में प्रवेश करेगी तो उसे लगेगा ही नहीं कि आगे माध्यम में परिवर्तन आया है, क्योंकि लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक और हमारे माध्यम का अपवर्तनांक दोनों सेम हो गए, तो प्रकाश की किरण विचलित होगी ही नहीं। प्रकाश की किरण विचलित तब होती है जब किसी अंतरा पृष्ठ के ऊपर माध्यम में परिवर्तन आता है, और माध्यम में परिवर्तन का मतलब उसका अपवर्तनांक बदले। तो अपवर्तनांक यहाँ बदल नहीं रहा, जो माध्यम का है वही लेंस का है, तो प्रकाश की किरण बिल्कुल सीधी ही निकल जाएगी, अर्थात वो अनंत तक जाएगी। इसीलिए हमारे उत्तल लेंस की यहाँ फोकस दूरी कितनी आ रही है, अनंत आ रही है। तो इस परिस्थिति में मैं कह सकता हूँ कि इसका मतलब है कि लेंस की फोकल लंबाई अनंत हो जाएगी और यह एक सपाट पारदर्शी प्लेट की तरह काम करेगा, यानी किरण बिल्कुल भी विचलित नहीं होंगी, सीधी ही निकल जाएंगी। आइए तीसरा केस देखते हैं। तीसरा केस, यदि एक लेंस को द्रव में डुबोया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से अधिक होता है, तब क्या होगा। फिर से आइए अपन यही अनुपात देखते हैं, यही समीकरण देखते हैं जो हमें प्राप्त हुई थी। अब की बार अगर मैं ये राशि देखूं, भाग वाली राशि, ये जो राशि है हमारी, इसे अगर अपन देखें तो NGL, हम जानते हैं NGL होता है NG भाग में NL। इस बार आप ये कह रहे हैं कि जो द्रव है उसका अपवर्तनांक ज़्यादा है, किससे, कांच से, तो अंश कम है, हर ज़्यादा है, तो भाग करके जो राशि आएगी वो 1 से छोटी आएगी। अब देखिए, अगर ये राशि 1 से छोटी हुई तो इसमें से जब मैं 1 को घटाऊंगा तो ये जो हमारा हर है यहाँ, ये पूरा का पूरा कैसा बचेगा, ऋणात्मक। लेकिन ऊपर वाली राशि तो धनात्मक ही है, लेकिन ऊपर धनात्मक और नीचे ऋणात्मक, तो भाग करके ये पूरी राशि कैसी बनी, ऋणात्मक बची। तो मैं कह सकता हूँ कि FL भाग में FA ये आया नेगेटिव, ऋणात्मक, तो मुझे जो FL मिलेगा वो आएगा ऋणात्मक। FL ऋणात्मक का मतलब है कि लेंस अगर वायु में उत्तल था, उत्तल लेंस की तरह व्यवहार कर रहा था, तो वो उस द्रव में जाते ही एक अवतल लेंस बन जाएगा, उल्टा हो जाएगा। और इसी तरह से अगर लेंस वायु में अवतल था तो उस द्रव में जाते ही वो उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करने लग जाएगा। कहने का मतलब है वायु में उत्तल लेंस
तरल में यानी उस द्रव में अवतल की तरह व्यवहार करेगा, लेकिन लेंस की जो प्रकृति है वो बदल चुकी है। अब इसका एक उदाहरण भी हम देख सकते हैं। जब जल में वायु का बुलबुला बनता है तो वो देखने पे तो हमें उत्तल नज़र आता है, बट वो अवतल की तरह व्यवहार करता है, अवतल लेंस की तरह। आइए देखते हैं एक एग्जाम्पल से। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे मेरे पास ये कोई पात्र है इतना बड़ा, मान लीजिए इसमें मान लीजिए द्रव भरा हुआ है, जल भरा हुआ है मान लीजिए, और इसके अंदर कोई बड़ा सा ऐसे वायु का बुलबुला है। इतना बड़ा होता नहीं है, समझाने के लिए मैंने बनाया है। तो मान लेते हैं एक प्रकाश की किरण इसमें इस तरह से ऐसे यूं प्रवेश करती है, ठीक है जी। तो अब ये प्रकाश की किरण जब इसमें ऐसे प्रवेश करेगी तो इसका विचलन किधर होगा, ये सब देखने के लिए मुझे अभिलंब चाहिए। ये हमारे गोले का केंद्र। तो सबसे पहले मैं एक अभिलंब बनाता हूँ यहाँ इस प्रकार से। अब आप देख सकते हैं प्रकाश की किरण जा रही है हमारे सघन से विरल माध्यम में, क्योंकि अंदर तो वायु है, ये बुलबुला है वायु का, ठीक है। तो प्रकाश की किरण जब सघन से विरल में जाती है तो आप जानते हैं किधर झुकती है, अभिलंब से परे। तो ये सीधी नहीं जाएगी, ना अभिलंब की ओर झुकेगी, बल्कि अभिलंब से परे झुक जाएगी। तो ये प्रकाश की किरण कुछ इस तरह से जाएगी, यूं। इसी तरह से अगर मैं यहाँ से प्रकाश की किरण लेता हूँ तो ये भी इस प्रकार निकल जाएगी ऐसे। तो आप देख सकते हैं इस बुलबुले ने जो हमें देखने में उत्तल नज़र आ रहा है, इससे प्रकाश की किरणों को ऐसे एकत्रित नहीं किया किसी बिंदु पर, बल्कि फैला दिया। ये आगे जब बाहर निकलेंगी तो और फैलेंगी। आइए देखते हैं। अब अगर मैं इस किरण को आगे बढ़ाऊं तो अब ये जा रही है एक विरल माध्यम से, यानी वायु में से जल में, यानी एक सघन माध्यम में। तो फिर से हम एक अभिलंब बनाते हैं यहाँ पर, ये बना अभिलंब। अब ये प्रकाश की किरण जा रही है हमारी विरल से सघन में। ऐसा होने पर प्रकाश की किरण सीधी नहीं जाती, बल्कि अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो ये यूं सीधी जाने की बजाय इस अभिलंब की ओर झुक जाएगी, ऐसे यूं, इस तरह से, सॉरी, ये इस तरह से झुक जाएगी। तो आप देख सकते हैं और फैल गई ये किरण। ऐसा ही इसके साथ भी होगा, ये सीधी जाने की बजाय, यूं जाने की बजाय इधर मुड़ जाएगी। तो देखने में तो ये हमें उत्तल नज़र आ रहा है बुलबुला, बट ये व्यवहार कैसे कर रहा है, अवतल की तरह फैला रहा है, बिखेर ऐसे किरणों को, ठीक है जी। तो ये 3 केस थे। इसके बाद 2 चीज़ें और अपन डिस्कस करते हैं। अब एक ये परिणाम देखिए, यदि एक लेंस जिसके पदार्थ का अपवर्तनांक दिया है 1.5, उसकी फोकस दूरी वायु में f हो, तो जल में डुबोने पर इसकी फोकस दूरी 4f हो जाएगी। जल का अपवर्तनांक दिया है 4/3। तो ये परिणाम कैसे आया? ये परिणाम आया है यहाँ से। इसे आप कभी मत भूलिएगा, इसे याद रखिएगा। इसे प्रयोग में कैसे लेना है देखिए। हमें द्रव में फोकस दूरी निकालनी है। इन्होंने कहा ना, जल में डुबोने पर इसकी फोकस दूरी 4f हो जाती है। जितनी भी हो जाती है हमें ज्ञात करनी है तो वो जल में यानी द्रव में, तो fl का मान निकालना है। और वायु में फोकस दूरी ये कह रहे हैं f है। तो इन्होंने कहा है कि FA यानी एयर में, वायु में फोकस दूरी है f, और जल में फोकस दूरी कितनी है वो हमें निकालनी है। और NGA का मान, यानी कि NGA का मतलब क्या होता है, कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक, ये रहा। यहाँ पर देखिए प्रश्न में हो ना हो, ऐसे ज़रूरी नहीं है कि आपको ऐसे NGA लिख करके दिया जाए। सीधा ऐसे अगर बोला जाए n बराबर 1.5, तो ये लेंस का अपवर्तनांक है। अब लेंस को ज़्यादातर अपन वायु में ही रख करके देखते हैं, तो वायु के सापेक्ष ही दिया जाता है ये, ठीक है जी। तो NGA का मान तो हो गया 1.5, ठीक है जी। और जल का अपवर्तनांक दिया है 4/3, लेकिन हमें जल का नहीं चाहिए, हमें कांच का जल के सापेक्ष चाहिए। तो आइए काम करते हैं। यहाँ से देखिए, NGL बराबर होता है NG/NL। NG मतलब कांच का अपवर्तनांक जो दिया है कितना, 1.5, और NL का मतलब है लिक्विड का, द्रव का। लिक्विड कौन है यहाँ पे, जल। जल का अपवर्तनांक दिया है 4/3। इसे मैं आइए हल करता हूँ। तो 1.5 को मैं 3/2 लिख सकता हूँ। देखिए यहाँ पर 1.5 को लिखा मैंने 3/2, और 4/3 में से 3 ऊपर चला जाएगा, तो हमें मिलेगा, ऊपर गया 3 और नीचे रह गया 4। 3 तिया 9 और 4 दूनी 8, तो 9/8 ये राशि तो मिल गई हमें। 9/8 ये राशि। ऊपर वाली राशि क्या है, तो आइए ये सब मान रखते हैं अपन फिर से। यहाँ पे अतिरिक्त चीज़ों को अपन हटा देते हैं, इनकी हमें आवश्यकता नहीं है। तो हमें मिलेगा FL भाग में FA बराबर इस चीज़ का मान NGA, ये है 1.5, तो हम लिखेंगे 1.5 - 1 भाग में NGL
NGL का मान हम निकाला 9/8, तो 9/8 -1। आइए इसे हल करते हैं। तो ऊपर बचा जी 0.5 और नीचे लघुत्तम आया 8, 9 में से 8 गया 1 भाग में 8, तो ये मिलेगा हमें 0.5 गुणा 8। 0.5 गुणा 8 बराबर 4, तो हमें मिलता है FL बटा FA बराबर 4। तो लिखता हूँ मैं इस परिणाम को, मुझे मिला FL भाग में FA बराबर 4। अब इन्होंने खुद ही कहा है प्रश्न के अंदर कि FA यानी कि देखिए कहाँ लिखा है, वायु में, यदि लेंस की फोकस दूरी वायु में f है तो FA एयर में फोकस दूरी कितनी है f, तो इसका मान है जी हमारा f। इसे हटा देते हैं, a को हटा देते हैं, तो हमें मिलता है FL बराबर 4f। तो यहाँ से आया है ये रिजल्ट। लास्ट 5वां नोट और देखिए। अब हमारे पास लेंस मेकर सूत्र ये आ चुका था, हम देख चुके हैं। इस सूत्र में हम देख सकते हैं कि जो f है और जो n है ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपात में है। तो मैं लिख सकता हूँ कि f जो है वो समानुपात है 1/n-1, जहाँ n है हमारे लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक। अपवर्तनांक जो n होता है ये प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पर भी निर्भर करता है, बल्कि उसके बिल्कुल व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो मैं लिख सकता हूँ n समानुपात है 1/λ। अब लैम्डा जो है ये रेड कलर का लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होती है और बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। तो देखिए लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा और बैंगनी की तरंग दैर्ध्य सबसे कम। अगर लाल की तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा है तो लाल के लिए अपवर्तनांक जो आएगा यानी कि NR वो सबसे कम आएगा और बैंगनी के लिए अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा आएगा। अब इस सूत्र पे आ जाते हैं। अब देखिए अगर मैं यहाँ देखूँ तो लाल के लिए जो अपवर्तनांक आ रहा है वो सबसे कम आ रहा है। अगर लाल का अपवर्तनांक सबसे कम है तो लाल की फोकस दूरी सबसे ज़्यादा होगी, तो मैं लिखूँगा फोकस दूरी रेड की वो सबसे ज़्यादा है। और बैंगनी का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा था तो बैंगनी की फोकस दूरी सबसे कम आएगी, तो मैं लिखूँगा F वॉयलेट। तो लाल रंग के लिए जो फोकस दूरी होगी वो सबसे ज़्यादा होगी और बैंगनी के लिए जो होगी वो सबसे कम होगी। तो ये हमारा परिणाम था। लेंस की फोकस दूरी लाल रंग के लिए सबसे अधिक और बैंगनी रंग के लिए सबसे कम होती है। इसे अगर मैं एक डायग्राम से समझाऊं तो मान लीजिए ये हमारा एक उत्तल लेंस है, ये है इसका मुख्य अक्ष, ठीक है जी। अगर मैं इस पे लाल रंग का प्रकाश डालता हूं तो क्या होगा, देखिए मान लीजिए हम इस पे लाल रंग का प्रकाश डालते हैं, ठीक है जी। तो ये आई लाल रंग की प्रकाश की किरण अंत से, ये मान लीजिए यहाँ जाकर के फोकसित हो गई, तो ये दूरी हुई FR यानी फोकस दूरी लाल कलर की। अब अगर हम इस पर बैंगनी रंग का प्रकाश डालें तो कुछ इस तरह से, तो अगर यहीं पर बैंगनी रंग का प्रकाश आ रहा होता तो ये पहले ही यहीं फोकसित हो जाता। तो ये जो दूरी आती है ये F वॉयलेट बैंगनी की आती है। तो आप देख सकते हैं कि लाल रंग की फोकस दूरी ज़्यादा है और बैंगनी की कम है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए। नोट्स अगर आपको देखने हैं तो हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।